जय भीम दोस्तों। जब भी कोई निम्न समाज का व्यक्ति प्रगति करता है, अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगता है, समाज में बराबरी की बात करने लगता है, बहुजनों को स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित करने लगता है और मनुवादी व्यवस्था पर सवाल करने लगता है, ऐसे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग उस व्यक्ति के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रचने लगते हैं और उसे लोगों की नजरों में गिराने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। आज मनुवादी षड्यंत्र का नतीजा है कि बहुजन समाज पार्टी, जो कभी 400 में से 200 सीटें अकेले लाने की क्षमता रखती थी, वही पार्टी आज किस स्थिति में है वो हम सबको पता है। लोगों में अफवाहें फैलाई गईं कि मायावती ने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, घोटाला किया। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गईं और परिणाम स्वरूप बहन मायावती जी अपने लोगों के ही नजरों में गिर गईं। लेकिन सच तो यह है, मायावती जी ने अपने 7 साल के शासनकाल में जितना काम किया, आजाद भारत के किसी भी नेता ने इतना काम नहीं किया। आज मैं मायावती जी के जीवन की वो सच्चाई लेकर प्रस्तुत हुआ हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले धरती खिसक जाएगी। हम वीडियो में आगे चंद्रशेखर आजाद के उस बयान पर भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने संसद में मायावती जी के ऊपर दिया था। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग चंद्रशेखर के उस बयान को जरूर सुनें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आप लोगों को सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। मायावती जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 1995 से 1995, 1997 से 1997, 2002 से 2003 और 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की 18वीं मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो 2003 से बहुजनों, जिन्हें आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सामाजिक परिवर्तन के मंच पर केंद्रित है। मायावती ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सांसद के रूप में भी काम किया था। मायावती के साधारण शुरुआत से उभरने को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा है। 1993 में कांशीराम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और मायावती 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। वह भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री रहीं। दूसरी बार भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण 26 अगस्त 2003 तक केवल 1 वर्ष के लिए मायावती के कार्यकाल की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई है। भारत भर में लाखों दलित उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी कहकर पुकारते हैं। उनकी पार्टी की ओर से धन जुटाने के प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की गई है और उनके समर्थकों द्वारा उनके जन्मदिन को व्यापक रूप से मनाया गया है। इसके विपरीत उनकी और उनकी पार्टी की व्यक्तिगत संपत्ति में वृद्धि की आलोचना भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में की गई है। मायावती का जन्म कुमारी मायावती दास के रूप में 15 जनवरी 1956 को श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में दादरी के पास बादलपुर गांव में एक डाकघर के कर्मचारी थे। परिवार में बेटों को निजी स्कूलों में भेजा गया, जबकि बेटियों को कम प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों में भेजा गया। मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विधि संकाय से LLB की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1976 में गाजियाबाद के मेरठ विश्वविद्यालय के VMLG कॉलेज से बीएड पूरा किया। वह दिल्ली के इंद्रपुरी JJ कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थीं।
और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के राजनेता कांशीराम 1977 में उनके परिवार के घर आए। जीवनी लेखक अजय बोस के अनुसार कांशीराम ने उनसे कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि आईएएस अधिकारियों की पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। कांशीराम ने उन्हें 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करते समय अपनी टीम के सदस्य के रूप में शामिल किया। मायावती पहली बार 1989 में संसद के लिए चुनी गई। कांशीराम ने 1984 में बीएसपी की स्थापना की। बीआर अंबेडकर से प्रभावित होकर पार्टी का प्राथमिक फोकस नीति सुधार, सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भर्ती पर सकारात्मक कार्रवाई और ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों की स्थिति में सुधार करना है। भारत में आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी पदों और सीटों का 1% पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित है। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान मायावती ने कोटा में वृद्धि और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों जैसे अधिक समुदायों को शामिल करने के साथ पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण का समर्थन किया। अगस्त 2012 में एक विधेयक को मंजूरी दी गई जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि आरक्षण प्रणाली को राज्य की नौकरियों में पदोन्नति तक विस्तारित किया जा सके। मायावती के करियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने लोकतंत्र का चमत्कार कहा है। लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहन जी कहकर संबोधित करते हैं। उनकी सार्वजनिक सभाओं में बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं जो कांशीराम का मिशन अधूरा करेगी बहन मायावती पूरा और बहन जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाते हैं। 1984 में अपने पहले चुनाव अभियान में बीएसपी ने मायावती को मुजफ्फरनगर जिले के कैराना की लोकसभा सीट, 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार के लिए मैदान में उतारा। 1989 में वे 1,80,000 वोटों के साथ बिजनौर के प्रतिनिधि के रूप में चुनी गईं। हालांकि बीएसपी सदन पर नियंत्रण नहीं जीत पाई, लेकिन चुनावी अनुभव ने अगले 5 वर्षों में मायावती के लिए काफी सक्रियता पैदा की, क्योंकि उन्होंने महसूद अहमद और अन्य आयोजकों के साथ काम किया। पार्टी ने 1989 के राष्ट्रीय चुनाव में 3 सीटें जीतीं और 1991 में 2 सीटें। मायावती पहली बार 1994 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए चुनी गईं। 1995 में वह अपनी पार्टी की प्रमुख के रूप में एक अल्पकालिक गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनी, जो उस समय तक राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री थीं और भारत में पहली महिला दलित मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने 1997 में 2 अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए चुनाव जीता और हरौरा से सेवा करने का विकल्प चुना। वह 1997 में फिर से थोड़े समय के लिए और फिर 2002 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री बनी। 2001 में कांशीराम ने उन्हें पार्टी नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में एक रैली के दौरान अपने संबोधन में कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। वह 18 सितंबर 2003 को अपने पहले कार्यकाल के लिए बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गईं। वह 27 अगस्त 2006 को लगातार दूसरी बार निर्विरोध चुनी गईं। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने कुशल शासन और कानून और व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ख्याति प्राप्त की। विपक्षी दलों और अन्य प्रतिद्वंद्वियों से भी प्रशंसा प्राप्त की। 2007 में भूमि हड़पने के एक मामले में आरोपी उनकी ही राजनीतिक पार्टी के सांसद उमाकांत यादव को उनके आदेश पर उनके आवास के पास से गिरफ्तार किया गया था। सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान अयोध्या के फैसले के समय
उनकी सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखी और राज्य शांतिपूर्ण रहा। उनके कार्यकाल के दौरान कई हाई प्रोफाइल अपराधियों और माफिया डॉनों को जेल में डाला गया था। उन्होंने बलात्कार विरोधी सख्त कानून बनाने की मांग की। पिछली या बाद की सरकारों की तुलना में उनके कार्यकाल में कम दंगे, सबसे कम बलात्कार और सबसे कम भ्रष्टाचार हुआ। अन्य सरकारों की तुलना में मायावती शासन के तहत 17% की उच्च जीडीपी विकास दर और कम अपराध हासिल किए। मायावती पहली बार 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1955 तक भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री रहीं। इस कार्यकाल के दौरान अंबेडकर नगर और ऊधम सिंह नगर जिले के नए जिले बनाए गए। उनका दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर 1997 तक था। उनकी सरकार के तहत एक अभियान में हजारों भूमिहीन निवासियों को पट्टे या ग्राम सभा की भूमि आवंटित की गई। अप्रैल 1997 में उन्होंने गाजियाबाद जिले से गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया, कौशांबी जिले को इलाहाबाद जिले से अलग किया गया और ज्योतिबा फुले नगर जिला मुरादाबाद जिले से अलग किया गया। उन्होंने महामाया नगर जिला अलीगढ़ जिले से बनाया गया और बांदा जिले को बांदा और छत्रपति शाहू जी महाराज नगर में विभाजित किया गया। मायावती ने नौकरशाहों के साथ समीक्षा बैठकें की और 127 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार की स्थापना की और लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और अन्य प्रमुख शहरों में अंबेडकर की विभिन्न आकारों की 100 से अधिक मूर्तियां बनवाईं। उन्होंने संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों सहित 12 आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने के लिए 6 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, जबकि 24 अधिकारियों को सुधरने की चेतावनी दी गई। उन्होंने 511 एकड़ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय शुरू किया। उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर दिया। उन्होंने कुछ प्रशासनिक प्रभागों में समीक्षा के बाद 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे गरीब राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश अपने मतदाताओं की बड़ी संख्या के कारण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मणों के समर्थन के कारण 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने बहुमत हासिल किया। अभियान के साथ एक रंगीन नारा भी था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। हाथी वास्तव में गणेश हैं, देवताओं की त्रिमूर्ति एक में समाहित है। 37% ब्राह्मणों ने पार्टी को वोट दिया। मायावती ने 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने एक एजेंडा घोषित किया जो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने और बेरोजगारों को पैसे बांटने के बजाय रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित था। उनका नारा था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। उनकी सरकार ने पिछली मुलायम सिंह सरकार के दौरान भर्ती किए गए पुलिस अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। 18,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को उनकी भर्ती में अनियमितताओं के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार में शामिल होने के कारण 25 भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मायावती ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सुधार किए, जिसमें चयन परीक्षाओं के परिणाम ऑनलाइन पोस्ट करना भी शामिल है। 10 अगस्त 2007 को मायावती सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 30% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। पदोन्नति के लिए एक कोटा भी पेश किया गया था, लेकिन बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। भीमराव अंबेडकर ग्रामीण एकीकृत विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। दलित बहुल गांवों में पानी, बिजली की आपूर्ति और सड़कों के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 25,000 गांवों में सुधार हुआ। 2008 में मायावती ने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना शुरू की, जो राज्य भर के विभिन्न कस्बों और शहरों में निर्माण के पहले दौर के तहत 90,000 से कम लागत वाले घरों के साथ
शहरी गरीबों के लिए कम लागत वाली आवासीय कॉलोनियों के निर्माण की योजना थी, जबकि दूसरा और तीसरा दौर अभी भी चल रहा था जब 2012 में सरकार समाप्त हो गई और अगली सरकार ने इन कॉलोनियों की बिजली काटने सहित योजना को रद्द कर दिया। मायावती सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रयास शुरू किए और इलाहाबाद जिले के नैनी में स्थित पहला 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र मार्च 2012 में काम करना शुरू कर दिया और इसे ईएमसी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। यूपी सरकार ने 1320 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मायावती की एक 165 किलोमीटर की 6 लेन वाली यमुना एक्सप्रेसवे की ड्रीम परियोजना ने दिल्ली को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के माध्यम से आगरा से जोड़ा, जो राज्य के 1182 गांवों को छूता है। बाद में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट डसॉल्ट मिराज 2000 ने परीक्षण के हिस्से के रूप में यमुना एक्सप्रेसवे पर परीक्षण किया। 2008 में उनकी सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की। नवंबर 2009 में मायावती ने 557 करोड़ की लागत से निर्मित नोएडा मेट्रो को समर्पित किया। उन्होंने नोएडा के पास जेवर हवाई अड्डे के निर्माण का जोरदार प्रस्ताव रखा था। अक्टूबर 2011 में मायावती सरकार ने जेपी समूह के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जेपी समूह द्वारा निर्मित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम फर्स्ट एफ इंडियन ग्रां प्री को सफलतापूर्वक निष्पादित और वितरित किया। इस कार्यक्रम की सराहना भारत की कुछ प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दोष रहित रूप से आयोजित होने के रूप में की गई, जब इसकी तुलना दिल्ली में आयोजित 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में हुई मामूली शर्मिंदगी से की गई। विदेशियों को यह ट्रैक प्रभावशाली लगा और 3 भारतीय किशोरों को यूरोप में भविष्य के फॉर्मूला 1 ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए एफ पैनल द्वारा चुना गया। मायावती ने भारत में पहली बार बहुजन समाज के प्रतीकों को समर्पित कई स्मारकों का निर्माण पूरा किया है, जिनमें मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन और अंबेडकर मेमोरियल पार्क शामिल हैं। उन्होंने अमेठी जिले का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज नगर कर दिया। कानपुर देहात का नाम रामबाई नगर, संभल का नाम भीम नगर, शामली का नाम प्रबुद्ध नगर, हापुड़ का नाम पंचशील नगर, कासगंज का नाम कांशीराम नगर, हाथरस का नाम महामाया नगर और अमरोहा का नाम जेपी नगर कर दिया। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विशेष अभियान चलाकर समाज के कमजोर वर्गों को 3 एकड़ जमीन के टुकड़े या पट्टे वितरित करें। पट्टों पर अवैध कब्जे करने वालों को उनसे बेदखल किया जाए और पट्टों की नियमित निगरानी करके पात्र गरीबों की पहचान की जाए और विभिन्न विकास और लोक कल्याण कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन करके माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 2010 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के 5,500 लोगों को 1055 हेक्टेयर कृषि भूमि आवंटित की गई थी। एक विशेष अभियान में 74 एफआईआर दर्ज की गईं और 88 लोगों को कृषि भूमि से अवैध कब्जे के लिए गिरफ्तार किया गया। चीनी सूचना सेवा, एसएमएस और आईवीआरएस सुविधा द्वारा समर्थित एक मॉडल वेबसाइट विकसित की गई। मायावती ने लखनऊ में 64 करोड़ की लागत से 286 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी शताब्दी अस्पताल और सीएसएमएमयू में 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट समर्पित किया और डॉक्टरों के वेतन में वृद्धि की। मायावती ने 2007 में ग्रेटर नोएडा में 500 करोड़ की लागत से मान्यवर कांशीराम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया, जिसने अप्रैल 2013 में अपनी ओपीडी सेवाएं शुरू की। मायावती सरकार ने नोएडा के सेक्टर 30 में डॉक्टर बीआर अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर भी 510 करोड़ खर्च किए। उनकी सरकार ने 1.25 लाख के नकद पुरस्कार के साथ संत रविदास कला सम्मान पुरस्कार भी स्थापित किया। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के तहत मायावती ने
2008 से 11 तक मुस्लिम और गरीब स्कूली लड़कियों के बीच 10 लाख से अधिक साइकिलें वितरित कीं। 2007 में सत्ता में आने के बाद मायावती ने मार्च 2008 और दिसंबर 2009 में उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। अंततः 15 नवंबर 2011 को मायावती की कैबिनेट ने बेहतर प्रशासन और शासन के लिए उत्तर प्रदेश को 4 अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने को मंजूरी दे दी। 6 मार्च 2012 को बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के हाथों अपना बहुमत खो दिया और मायावती ने अगले दिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिससे वह पद पर 5 साल पूरे करने वाली पहली मुख्यमंत्री बन गईं। 13 मार्च 2012 को उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और 22 मार्च को उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। वह 30 अगस्त 2014 को तीसरे कार्यकाल के लिए बीएसपी अध्यक्ष चुनी गईं और 28 अगस्त 2019 को चौथे कार्यकाल के लिए चुनी गईं। 10 दिसंबर 2023 को मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ताज हेरिटेज कॉरिडोर में बुनियादी ढांचे में सुधार शुरू किया, जो आगरा का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। परियोजना जल्द ही समस्याओं से घिर गई, जिसमें पर्यावरण अधिकारियों को आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना परियोजना के लिए धन जारी करना शामिल था। वित्तीय अनियमितताओं का संदेह होने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मायावती सहित 12 आवासों पर छापे मारे। इसने 2 दिन पहले उनके और 7 अन्य के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। छापे में उनकी झांत आय से अधिक संपत्ति के सबूत सामने आए। बाद में मायावती ने यह साबित करने के लिए अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया कि वह सत्ता की भूखी नहीं है। 3 अगस्त 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मायावती के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अपने सभी दाताओं की पहचान का खुलासा करके अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन किया है। उपहार उनके समर्थकों द्वारा दान किए गए थे। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया। 13 मार्च 2012 को मायावती ने राज्यसभा के लिए अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में 111 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। आय से अधिक संपत्ति का मामला आखिरकार 6 जुलाई 2012 को 9 साल बाद न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और दीपक मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि मामला अनुचित था। अभियोजन निदेशालय से प्राप्त राय के आधार पर सीबीआई ने अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया। 4 अक्टूबर 2012 को कमलेश वर्मा द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मामले को केवल तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था और सबूतों की पर्याप्त समीक्षा नहीं की गई थी। 8 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कानूनी सलाह लेने के बाद सीबीआई ने आखिरकार 8 अक्टूबर 2013 को अपनी फाइल बंद कर दी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में मायावती ने कई स्मारकों के निर्माण और सार्वजनिक प्रदर्शन का आदेश दिया, जिनमें अंबेडकर पार्क, गैलरी, संग्रहालय, स्मारक, भित्ति चित्र और बौद्ध और हिंदू, दलित, ओबीसी प्रतीकों जैसे गौतम बुद्ध, गाडगे महाराज, रविदास, कबीर, नारायण गुरु, ज्योतिराव फुले, शाहू चतुर्थ, BR अंबेडकर, बीएसपी पार्टी के संस्थापक कांशी राम और खुद की मूर्तियां शामिल हैं। उनका दावा है कि व्यय की आवश्यकता थी, क्योंकि पिछली सरकारों ने दलित नेताओं के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, जिनकी स्मृति में कभी कुछ नहीं बनाया गया था। उन्होंने 5 पार्कों और अंबेडकर मेमोरियल पार्क और मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल जैसे स्मारकों पर परियोजनाओं पर 2500 से 6000 करोड़ के बीच खर्च किए, जो 2007 से 9 के बीच लखनऊ में BR अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर और कांशीराम के नाम पर बनाए गए थे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बताया कि स्मारकों के निर्माण पर 6 करोड़ की अत्यधिक लागत आई थी। फरवरी 2010 में मायावती की सरकार ने मूर्तियों की सुरक्षा के लिए
एक विशेष पुलिस बल की योजना को मंजूरी दी, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं। दिसंबर 2010 में उनकी सरकार को योजना के एक हिस्से को जारी रखने की अनुमति मिली, अर्थात अंबेडकर मेमोरियल पार्क का रखरखाव और पूरा करना। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा स्थगन के बावजूद अक्टूबर 2011 में मायावती ने 685 करोड़ की लागत से निर्मित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन का उद्घाटन किया। चूंकि स्मारक में उनकी अपनी मूर्तियां भी हैं, इसलिए मायावती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा करदाताओं के पैसे बर्बाद करने का आरोप लगाया गया था। बीएसपी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मूर्तियां इसलिए लगाई गईं क्योंकि कांशीराम की वसीयत में अनुरोध किया गया था कि उनकी मूर्तियां बीएसपी के वर्तमान अध्यक्ष की मूर्तियों के बगल में बनाई जानी चाहिए। मायावती ने कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। जनवरी 2012 में चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि मायावती की सभी मूर्तियों के साथ साथ हाथियों की हाल की मूर्तियों को फरवरी के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद तक ढक दिया जाना चाहिए। 26 जुलाई 2012 को लखनऊ में मूर्ति को खुद को उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना कहने वाले एक समूह के सदस्यों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। लखनऊ शहर प्रशासन द्वारा रातों रात एक प्रतिस्थापन मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया था। लखनऊ में हुई बर्बरता के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई। विश्व बैंक ने भारत को विकास के लिए धन उधार दिया था और मायावती को इस धन से उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं का प्रबंधन करना था। परियोजनाएं पूर्व नियोजित और समय पर थीं, लेकिन मायावती सरकार ने ऐसे बदलाव किए जिससे परियोजनाएं समय से पीछे हो गईं, जिसमें ग्रामीण पदों पर उच्च जाति के प्रबंधकों को तेजी से स्थानांतरित करना शामिल था। विश्व बैंक ने 1 अगस्त 2002 को भारत की केंद्र सरकार को एक शिकायती पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था, हमें अब पता चला है कि पदभार ग्रहण करने के 3 सप्ताह के भीतर परियोजना प्रबंधकों को बदल दिया गया है। विविध कृषि सहायता परियोजना के परियोजना समन्वयक को 2 बार त्वरित उत्तराधिकार में बदल दिया गया है और इस समय कोई परियोजना समन्वयक नहीं है। वानिकी परियोजना में पिछले 6 महीनों में कई बदलाव किए गए हैं। इस तरह के घटनाक्रम इन समयबद्ध परियोजनाओं के लिए अच्छे नहीं हैं, जिन्हें लगातार अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। मायावती ने शुरू में यह कहकर जवाब दिया कि पत्र फर्जी था और बाद में कहा कि गलतफहमी हो गई थी। फिर उन्होंने आरोपों के जवाब में तबादलों की संख्या कम कर दी, नए पदों का सृजन रोक दिया और फर्नीचर और वाहनों पर सरकारी खर्च के स्तर को अस्थायी रूप से कम कर दिया। इन उपायों के लागू होने के बाद भी विश्व बैंक ने भ्रष्टाचार के स्तर की आलोचना जारी रखी। मायावती ने अपना राजनीतिक जीवन तब शुरू किया जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने उन्हें सिविल सेवा में शामिल न होकर राजनीति में प्रवेश करने के लिए राजी किया। मायावती ने अविवाहित रहने का विकल्प चुना। उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कांशीराम ने पार्टी की ओर से धन जुटाने की गतिविधियों के लिए मायावती की उनके 47वें जन्मदिन समारोह में प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पार्टी का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता हासिल करना है और मायावती के प्रयासों ने उस खोज में मदद की है। तब से उनके जन्मदिन प्रमुख मीडिया कार्यक्रम बन गए हैं, जिनमें वे हीरों से लदी दिखाई देती हैं। उनके समर्थकों ने उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में घोषित किया है। 2009 में इस दिन राज्य के गरीब और दलित लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की गई और 2010 में 7,312 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। जब बीएसपी कार्यकर्ताओं ने 15 मार्च 2010 को बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती के साथ पार्टी के रजत जयंती समारोह के अवसर पर मायावती को नोटों की माला पहनाई, तो भारतीय समाचार चैनलों और अखबारों ने इस घटना को एक घोटाला के रूप में उजागर करने का दावा किया। इस धारणा के आधार पर कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार का कार्य किया था, जिसका खुलेआम दिखावा किया जा रहा था, और यह घोषणा की गई कि नोटों की माला भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त धन से बनाई गई थी।
न कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के दान से, जैसा कि मायावती, उनके मंत्री और समर्थकों ने दावा किया था। 2006 में कांशीराम के अंतिम संस्कार समारोह में मायावती ने कहा कि कांशीराम और वह दोनों बौद्ध परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते रहे हैं और करते रहेंगे। उन्होंने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपनाने का इरादा व्यक्त किया है जब राजनीतिक परिस्थितियां उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने में सक्षम बनाती हैं। अंतिम संस्कार करने का उनका कार्य लिंग भेदभाव के खिलाफ उनके विचारों की अभिव्यक्ति थी। जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से भिक्षुओं को प्रार्थना के लिए बुलाया था। मायावती के बारे में साहित्य में अध्ययन और किताबें शामिल हैं। उनके बारे में पहली रचनाओं में से एक पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर की किताब आयरन लेडी कुमारी मायावती थी। उनकी आत्मकथाएं हैं मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन आंदोलन का सफरनामा, जो 3 खंडों में हिंदी में, और मेरे संघर्षपूर्ण जीवन और बहुजन समाज का यात्रा वृत्तांत, जो 2 खंडों में अंग्रेजी में है। बहन जी, मायावती की राजनीतिक जीवनी वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस की जीवनी है। 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में मायावती को पोलियो उन्मूलन में उनकी पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मायावती को राजर्ष शाहू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा राजर्ष शाहू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2008 में फोर्ब्स ने मायावती को दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 59वें स्थान पर शामिल किया। मायावती जी के इन्हीं महान कार्यों को चंद्रशेखर आजाद ने संसद में रखा और कहा, वो हमसे बड़ी हैं, वक्त आने पर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। मायावती और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।